आप सभी का स्वागत है तभी मीडिया के इस सीधे प्रसारण में। और मेरे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर स्मृति गुप्ता जी। पेडियाट्रिक्स विभाग जो होता है बच्चों के लिए माहिर हैं। एक बहुत ही क्रूशल विषय है जिसमें पहले ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ने पहले जो अस्थमा डे है उसमें बहुत जानकारियां दी थी। तभी मीडिया आभार प्रकट करता है सबसे पहले डायरेक्टर एम्स डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी का, जिन्होंने हमें ये एक ब्लेसिंग दी है कि जो भी इस योग्य डॉक्टर, जैसे हमारे सामने स्मृति गुप्ता जी बैठी हुई हैं और भी डॉक्टर हैं, इस मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक बहुत जानकारी मिले तो एम्स लगातार देते आ रहा है। डॉक्टर स्मृति जी गुप्ता जी, आपका स्वागत करते हुए आपको भी आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकारा, क्योंकि अस्थमा बड़ा ही घातक सी चीज है। जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए, आपने इसको पूरे पैमाने पर सेलिब्रेट किया, लोगों को बताया अस्थमा क्या होता है। तभी मीडिया के देख रहे दर्शक भी जानना चाहेंगे डॉक्टर स्मृति जी, ये अस्थमा है क्या? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए, अस्थमा एक बहुत ही आम क्रॉनिक बीमारी है, जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों और साँस की नलियों को प्रभावित करती है। ज़्यादातर इसमें साँस की नलियाँ ही प्रभावित होती हैं, जिसमें साँस की नलियों में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से वो लाल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और कभी-कभी कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर धूल, मिट्टी, धुआँ होता है। उससे जो उसके साँस की नलियों के आस-पास की मांसपेशियाँ होती हैं, वो और ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं और ज़्यादा साँस की नलियों को छोटा बना देती हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है, उसे अस्थमा के सिम्पटम्स आते हैं, स्पेशली उसे उस टाइम पे अस्थमा का अटैक आता है, जैसे साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत खाँसी होती है और सीटी जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। डॉक्टर सुब्रत जी, इसका जो है अस्थमा के बारे आपने बताया। अब इसके कौन कौन से कुछ ऐसे सिम्टम होते, लक्षण होते हैं जो पेशेंट को, अगर बच्चा छोटा है उसको और उसके परिवारजनों को, जो लक्षण है वो कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा जो छोटा है ये अस्थमा की ओर जा रहा है? जी, हाँ, जो अस्थमा के लक्षण हैं वो पहचानना काफ़ी आसान है। ज़्यादातर इसमें सूखी खाँसी होती है जो बहुत कॉमनली नाइट टाइम पे होती है और या फिर अर्ली मॉर्निंग हो सकती है। इन उसके अलावा साँस लेने में दिक्कत होना या फिर बहुत तेज़-तेज़ साँस फूलना, सीटी की आवाज़ आना जो कि बहुत कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है। और इसके अलावा जभी भी बच्चा कुछ एक्सर्शन करता है, जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज़ करता है, तो उसके साथ में बार-बार खाँसी आना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हँसने या रोने की वजह से भी खाँसी आ सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार अस्थमा के बच्चे को साँस फूलना ही ज़रूरी है या सीटी जैसी आवाज़ आना ही ज़रूरी है। जो सबसे कॉमन या सबसे आम सिम्पटम है वो सूखी खाँसी होती है, जो ज़्यादातर रात के समय जब बच्चा सोया होता है, तो रात के समय एकदम से उठना पड़ता है खाँसते-खाँसते बच्चे को। तो ये बहुत कॉमन सिम्पटम्स होते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि कभी-कभी कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे बहुत कॉमनली वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, खाँसी-ज़ुकाम होता है या फिर कभी-कभी कुछ के घरों में पालतू जानवर होते हैं या कभी-कभी कुछ मौसम होता है, जैसे आजकल ये मौसम चल रहा है जिसमें थ्रेशिंग हो रही है, गेहूँ कट रही है, तो उस इन सभी मौसमों में भी अस्थमा के सिम्पटम कभी-कभी बढ़ जाते हैं, जिन्हें अस्थमा का दौरा भी बोला जाता है। तो ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो सारे सिम्पटम्स होते हैं या लक्षण होते हैं, वो बार-बार होते रहते हैं। इन बिटवीन जैसे बच्चा है वो नॉर्मल होगा, जैसे एक अटैक आता है उस टाइम पर बच्चे को सिम्पटम्स होंगे, उसके बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से वैसे ही सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो ये बार-बार ऐसे सिम्पटम्स होते हैं और ये परिवर्तनशील होते हैं। अब डॉक्टर स्मृति जी, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा तो ये भी जानना चाहूंगा, व्हाट कैन बी डन आफ्टर कंफर्मेशन कि डायग्नोज जो अस्थमा हो गया है, उसके लिए और क्या क्या कंफर्मेशन होती है, और फिर इसके बाद इसका इलाज किस तरह से और कहाँ कहाँ इसका इलाज जो है वो सही तरीके से संभव होता है? देखिए, डायग्नोसिस जो अस्थमा का होता है वो मेनली क्लिनिकल होता है, मतलब कि आपके जो
लक्षण होते हैं उनको देख के ही डॉक्टर आपका जो पेशेंट होता है उसका डायग्नोसिस बनाते हैं हिस्ट्री या फिर एग्जामिनेशन करके। जो बहुत टेस्ट अवेलेबल है उनका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें नहीं पता चलता है कि ये टिपिकल अस्थमा है, तो उन कंडीशंस में वो टेस्ट करे जाते हैं और उनकी हेल्प से हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। एक जो सबसे कॉमन टेस्ट किया जाता है वो होता है स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो उसमें जो पेशेंट होता है वो ज़ोर से साँस बाहर की तरफ को छोड़ता है और उससे कुछ पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि बच्चे की फेफड़े की स्थिति क्या है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट, जिसमें जैसे एस्थलीन या लिवोलिन का इन्हेलर देके या नेबुलाइज़ करा के ये स्पायरोमेट्री उससे पहले और बाद में की जाती है, ताकि पता चल सके कि जो फेफड़ों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। अगर उसमें सुधार होता है, तो वो भी एक हमें इस चीज़ की पुष्टि करता है कि बच्चे को अस्थमा हो सकता है। उसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड FeNO जिसको बोलते हैं या FeNO बोलते हैं। उस टेस्ट की मदद से भी हमें कुछ एविडेंस मिल सकता है कि हाँ, कि बच्चे को एलर्जी है या अस्थमा है, या कभी ब्लड के टेस्ट में यूरोफिल काउंट होता है, जो कि बता सकता है कि बच्चे को एलर्जी हो सकती है। पर इन सभी टेस्टों में गड़बड़ होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, इसलिए ये बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि बच्चे को अस्थमा ही है। तो इसलिए जो हिस्ट्री बच्चे की जो सिम्पटम्स हैं या लक्षण हैं, उनसे ही हम बेसिकली पता लगाते हैं कि बच्चे को ये अस्थमा है या नहीं। उसके अलावा जैसे अगर किसी की परिवार में अगर अस्थमा की दिक्कत चल रही है, तो उसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि उस बच्चे को अस्थमा है। साथ ही साथ अगर बच्चे को किसी और तरीके की एलर्जी है, जैसे नाक की एलर्जी, आँखों की एलर्जी, चमड़ी की एलर्जी या किसी खाने की चीज़ से एलर्जी अगर होती है, तो उनमें भी चांसेस रहते हैं कि इन सिम्पटम्स के साथ अगर बच्चा आता है, तो उसको अस्थमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम बाकी चीज़ों का जो डायग्नोसिस है वो उनको हटा सकें और अस्थमा का स्पष्ट रूप से हम डायग्नोसिस बना सकें। जहाँ तक इसके इलाज जो अस्थमा का इलाज है, वो दवाइयों से हम करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इन्हेलर्स होते हैं। उसके अलावा मुँह से खाने की दवाइयाँ हो सकती हैं या इंजेक्शन हो सकते हैं। तो सबसे कॉमनली जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो इन्हेलर की फ़ॉर्म में देते हैं, मतलब साँस से देने वाली दवाइयाँ, जो कि बहुत सारे रूप में अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे रोटा कैप्स या रोटाहेलर होती हैं, जिसमें कैप्सूल डाला जाता है और उसे ज़ोर से खींचा जाता है साँस के ज़रिए अंदर। एक मीटर डोज़ इन्हेलर होता है, जिसे पंप भी कहा जाता है, और कुछ और भी तरीके की ये दवाइयाँ होती हैं, जैसे नेबुलाइज़र में भी हम इनके कैप्सूल्स होते हैं, उनको दे सकते हैं। लेकिन इन सब में बेस्ट जो तरीका होता है, वो MDI होता है, या जो पंप होता है, उससे इन्हेलर देना सबसे अधिक फ़ायदेमंद होता है। और अकेला इन्हेलर लेना भी जो होता है, वो साइड इफ़ेक्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा उसे स्पेसर एक डब्बा होता है, जिसको हम इन्हेलर के आगे लगा देते हैं, तो उस डब्बे से देने से दवाई और भी अच्छे तरीके से फेफड़ों में जाती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूजुअली अवेलेबल हैं। बहुत कॉमनली जो ट्रीटमेंट होता है उसमें पेरेंट्स या डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सभी बच्चों को शुरू में पीने की दवाइयाँ, कफ सिरप्स, या फिर जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है मॉन्टेयर LC या मॉन्टेल्यूकास्ट, तो उनसे वो दी जाती है। जबकि जो भी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, उनमें उनका रोल बहुत कम है, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। इसलिए जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है या गाइडलाइंस आई हैं, उन सब में बेस्ट और सबसे जल्दी शुरू करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, वो इन्हेलर ही है। डॉक्टर स्मृति जी, चूंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज हमारे लिए तो अभिमान की बात है, आप जैसे सभी महानुभाव योग डॉक्टर वहाँ पर अलग अलग बीमारियों के
अभी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, इनाग्रेशन हो चुकी है और सारा इक्विपमेंट आ रहा, आस्ता आस्ता ओपीडी भी शुरू हो जाएगी, मरीजों का इलाज भी हो जाएगा। जहां पर डॉक्टर स्मृति गुप्ता जी आपका एम्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना, आपके रेजिडेंशियल क्वार्टर भी हैं, दूसरे भी हैं, और ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है। सरकार ने तो पंजाब में ज्यादा आपने देखा होगा, किसान जब फसल उनकी कट जाती, फसल को जला देते हैं, उसका असर दिल्ली तक, पंजाब हरियाणा से हुआ जाता, धुआं ही धुआं हो जाता। अब डॉक्टर स्मृति जी, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होने लगा है और आप एम्स के आसपास जो रामगढ़ सेक्टर है, लगभग उसमें 114 गांव हैं, वहां पर भी पूरी तरीके से जो फसलें कटी थी उसके बाद वहां उसको आग लगाई जा रही है कि खेती जमीन में ठीक रहे। उसका बहुत ज्यादा डॉक्टर स्मृति जी धुआं जो है वो निकल रहा है, निश्चित तौर पर घातक होता है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि एम्स जहां पर इलाज कर रहा है, एमबीबीएस के स्टूडेंट है, चौथे साल तक जा चुके हैं। आप चाहे तो रामगढ़ सेक्टर की मैं बात करूं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, साहबा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपकी टीम अलग अलग जाती है, सबको स्कूलों में जाती है। ये जी दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, क्योंकि देखने वाले पूरे देश भर के हैं, ये सीधे प्रसारण को रामगढ़ के सेक्टर जहां एम्स है वहां पर भी है। ये जो धुआं लगा रहे हैं किसान, अलग गलत है, पर अपनी फसल के लिए कर, इसके लिए मैं चाहूंगा आपका अनुभव बांटना दर्शकों के लिए। जो धुआं बहुत निकलता है उससे क्या प्रिकॉशन सभी को लेना है, और खास करके जो बच्चे अस्थमा के चपेट में ऑलरेडी आए हुए हैं। देखिए, ये जो आपने सही कहा कि आजकल सब जगह ये फसलों को जलाया जा रहा है और उसका जो धुआँ है, वो बहुत ज़्यादा हमारी जो लंग की हेल्थ है, फेफड़ों की जो हेल्थ है, उसको अफ़ेक्ट कर रहा है। तो इन सब के लिए हमें इन सभी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि वो ये सब चीज़ों को थोड़ा कम करें। दूसरा, जो अस्थमा के मरीज़ हैं या जो बच्चे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकें, क्योंकि किसानों को ये सब बोलना ये थोड़ा-सा जी, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत जी, लार्ज स्केल बिल्कुल। पे है। जी। तो मतलब हमें उनको भी थोड़ा-सा अवेयर करना चाहिए कि ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण थोड़ा ठीक रहे। हमें जो बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए, वो सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, जैसे पेड़ लगाना और और चीज़ें करना, जिससे हमारी हवा थोड़ी शुद्ध रहे। पर जो बच्चे या फिर जो अस्थमा के मरीज़ अपने लिए जो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जब ऐसी सब चीज़ें हो रही हों, तो वो ट्राई करें कि जितना वो घर के अंदर रहें, या अगर बाहर उन्हें जाना भी पड़ता है, तो थोड़ा मास्क लगा के रख सकते हैं, ताकि उनको इन चीज़ों का एक्सपोज़र थोड़ा कम हो और उनके जो सिम्पटम्स हैं, वो ज़्यादा बिगड़े ना। और दौरे जो उनके अस्थमा के पड़ते हैं, वो थोड़े कम पड़े। तो यही सब चीज़ें हमें उनको बतानी चाहिए कि ये सब चीज़ें वो कर पाएँ। डॉक्टर समृति गुप्ता जी, पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। दिस वॉज एन ए क्रूशल सब्जेक्ट और क्रूशल सवाल था, क्योंकि किसानों को मना भी नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। किसान तो आंदोलन पूरे देश में भी चल रहा है इस वक्त, खास करके उत्तर भारत में। मगर एक चीज अब और जानना चाहूंगा डॉक्टर समृति गुप्ता जी, जिस बच्चे को ऐसे अटैक हो जाता है, स्कूल में गया बच्चा या सफर में जा रहा है, उसको अस्थमा जब अटैक हो गया, उस वक्त उसको क्या फर्स्ट एड या क्या देना चाहिए? उसके परिजनों को तो मालूम होगा, या स्कूल बस में जा रहा, कहीं जा रहा, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है और क्या ट्रीटमेंट होता एकाएक उसको अगर अटैक पड़ जाता है? यदि देखिए, जिन बच्चों को एकदम से अगर अटैक पड़ता है, तो उन्हें एक तो उनके डॉक्टर से ही पहले उन्हें ये एक लिखित रूप में एक प्लान उन्हें लेना चाहिए कि जभी भी उन्हें ऐसा अटैक आए, तो उन्हें क्या करना है। तो क्योंकि अगर वो चीज़ उनके पास अवेलेबल होगी, तो उन्हें उन्हें हमेशा पता रहेगा कि जभी भी ऐसा कुछ उनके लक्षण जो होते हैं या अटैक अगर आता है, तो क्या-क्या, किन-किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है। दूसरा, कभी-कभी अगर उन्हें स्कूल में या कहीं किसी भी जगह पे उन्हें अगर ऐसा कुछ अटैक अगर आ जाता है, तो उसके लिए एक तो उन्हें जो इन्हेलर होते हैं 2 तरीके के, जैसे एक एस्थलीन या लिवोलिन होता है, दूसरा प्रिवेंटर या कंट्रोलर इन्हेलर होता है, जो उन्हें लगातार लेना होता है। तो उसमें जो एस्थलीन या लिवोलिन इन्हेलर है, वो उन्हें
हमेशा अपने पास रखना है और उसके साथ में स्पेसर ज़रूर रखना है अपने साथ में, ताकि जभी भी उन्हें वो अटैक आए तो उस टाइम पे वो उससे वो अपने 4 पफ्स ले पाएँ, जो कि इमीडिएट उन्हें जो साँस की नलियाँ, उनकी मांसपेशियाँ हैं, उनको खोल देता है और उन्हें काफ़ी हद तक आराम देता है। और हर 20-20 मिनट पे वो ऐसा 3 बार कर सकते हैं, ताकि उन्हें इमीडिएट रिलीफ़ आ सके। और अगर उनको रिलीफ़ आता है तो उसी चीज़ को वो लगातार यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा-सा अंतर बढ़ा के, जैसे उसके बाद हर 2-2 घंटे से या फिर 4-4 घंटे से वो ले सकते हैं, जब तक उनको पूरा उनके सिम्पटम्स इम्प्रूव नहीं हो जाते हैं। अगर उन्हें नहीं उसके बाद भी फ़र्क पड़ता है तो उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, ताकि उनका सही तरीके से इलाज हो पाए। तो जभी भी अटैक आए तो उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसमें डॉक्टर समृति जी, ऐसे जो बच्चे इस अस्थमा की चपेट में आए हुए हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल डाइट होती है या कोई ऐसी डाइट होती है, ऐसा खाना होता है या कुछ ऐसा जिसे वो ना खाएं, और कौन सी ऐसी डाइट खाएं जिससे अस्थमा जो है वो भी डाइट जो है उसकी एक दवाई सी बन जाए, जैसे कहते हैं वन एप्पल ए डे कीप्स मैन हेल्दी, वैसे कोई कोई डाइट होती है इन बच्चों के लिए जिन्हें, या बड़ों को भी अस्थमा हो जाता है, और कोई डाइट और या कुछ ऐसा प्रिकॉशन खाने में? देखिए, ऐसा कोई स्पेशल डाइट हम इन बच्चों को एडवाइस नहीं करते हैं। जो नॉर्मल बाकी सब बच्चे खाते हैं, उन्हें भी वही सब संतुलित आहार खाना है, जिसमें जिसे बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। सब तरीके के फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें खानी है। कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है, जो हम सारे बच्चों को ही बताते हैं। जैसे आजकल देखा गया है कि बहुत सारी शुगर से युक्त चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें सबको ही अवॉइड करनी है। एक चीज़ का अस्थमा वाले बच्चे ये ध्यान रख सकते हैं कि कभी-कभी कुछ खाद्य पदार्थों में प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं, जो भी एक एलर्जी का एक सोर्स होते हैं, जिनसे एलर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो उन सब प्रिज़र्वेटिव से युक्त चीज़ें हैं, उनका वो थोड़ा कम सेवन कर सकते हैं। स्पेशली जैसे चिप्स हैं या कुछ प्रिज़र्व्ड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड चीज़ है, उन सब चीज़ों का वो कम यूज़ करें। अदरवाइज़ कोई स्पेशल डाइट ऐसी नहीं है कि जो हम उन्हें एडवाइस कर सकें। डॉक्टर श्रुति जी, क्योंकि आयुर्वेदिक संस्थान है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, एंड ना केवल जम्मू कश्मीर हमारा पड़ोसी राज्य जो है उसमें पंजाब है, देवभूमि हिमाचल है, बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख भी है, ये सारे जो है सबसे बड़ा जो ये आयुर्वेदिक संस्थान है विजयपुर में, वो बहुत नई नई चीजें दे रहा, मगर दर्शक के लिए ये भी जानना चाहूंगा इस अस्थमा के बारे में, व्हाट इज न्यू थिंग्स, कोई नई इक्विपमेंट, कोई नया ट्रीटमेंट, आप जैसे योग्य डॉक्टर इस विभाग के, वो नया एम्स में क्या है ऐसी दमा की अस्थमा की बीमारियों के लिए समथिंग डिफरेंट? देखिए, जो अभी धीरे-धीरे करके रिसर्च हो रही है कि जिन बच्चों को अस्थमा नहीं पूरी तरीके से या जिनमें सीवियर सिम्पटम्स होते हैं, बहुत गंभीर बीमारी जिनकी होती है, उनके लिए कुछ-कुछ नई दवाइयाँ आती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ़ एक ही एलर्जन या एक ही चीज़ से एलर्जी होती है। कभी अगर ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ़ उसी चीज़ से ही उनको एलर्जी हो रही है, बाकी सब चीज़ों से नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई चीज़ आइडेंटिफ़ाई हो जाती है, तो उनके लिए एक तरीके का इलाज होता है, जिसमें उस एलर्जन के अगेंस्ट हम डिसेंसिटाइज़ेशन करते हैं, जिसे एलर्जन इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है। उसमें कुछ उस एलर्जन के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिनका इंजेक्शन दिया जाता है और उस चीज़ से उनका अस्थमा जो होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर ऐसे बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ केसेज़ होते हैं, जिनमें ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि हमारी हवा में बहुत सारे एलर्जेंस हैं, जिनसे किसी चीज़ से भी उनको एलर्जी हो सकती है। तो अगर कोई अपना ऐसा एलर्जन आइडेंटिफ़ाई कर पाए, तो ये ऐसा इलाज जो होता है वो उसके लिए क्योरेबल चीज़ होती है जिससे उनकी बीमारी बिल्कुल सही हो सकती है। दूसरा होता है कि जिन बच्चों में बहुत गंभीर सिम्पटम्स होते हैं, उनके लिए
अगर वो इन्हेलर्स या फिर कुछ मुँह से देने वाली दवाइयों से भी नहीं ठीक हो पाता है, तो उनके लिए कुछ बायोलॉजिकल्स होते हैं जो कि थोड़ी-सी एंटीबॉडी के रूप में कुछ-कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि बहुत स्पेसिफ़िक लोगों बच्चों को या केसेस में दी जाती हैं। तो ये कुछ एडवांसेस हैं अस्थमा में। जो टेस्ट जहाँ तक टेस्ट का सवाल है तो उसमें जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो जैसे जो स्पायरोमेट्री की जहाँ तक हम बात करें तो वो 6 साल से जी। ऊपर बच्चे ही कर पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर उससे छोटे बच्चों में हमें कोई टेस्ट करना है तो उनमें अभी आजकल कुछ एडवांसमेंट आई है जिसे इम्पल्स ऑसिलोमेट्री कहते हैं या इन्फेंट पल्मोनरी टेस्ट बोलते हैं जिनसे हम उनके फेफड़ों की स्थिति या सांस की नलियों की स्थिति हम देख सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस में थोड़ा-सा हम कह सकते हैं थोड़ा एडवांसमेंट है, जो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी शीघ्र ही अवेलेबल हो। तो जैसे ही अगर हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट होता है तो होपफुली ये सारी चीज़ें भी हमारे पास होंगी। निश्चित तौर पर सही कहा डॉक्टर स्मृति गुप्ता जी। लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं मगर इक्विपमेंट आते-आते बहुत समय लगता है। कुछ हुँ। रुकावटें भी आई हैं निस्संदेह। आप कह रहे हैं कि चीज़ें मैन-मेड है, जैसे स्ट्राइक हो गई, रास्ते बंद हैं, बहुत से इक्विपमेंट आना, स्टाफ पूरा है। बट सारे ही आप योग्य डॉक्टर जिसमें तभी मीडिया को दिया हुआ आपका ये जो सपोर्ट है एम्स का थ्रू डॉक्टर शक्ति गुप्ता जो भी लाभदायक होगी। आखिर में डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि जैसे कुछ बीमारियाँ होती हैं ठीक नहीं हो सकती। दूसरा जैसे कुछ बीमारियां उसके परिजनों से आई हैं। क्या डॉक्टर स्मृति गुप्ता दिस अस्थमा इज ए कंप्लीटली क्योरेबल और ये किसी एक को लगा है कि दूसरे को उससे लग तो नहीं सकता? जी, ये अस्थमा ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का या पेशेंट्स का भी यही सवाल होता है कि क्या हमें लंबे टाइम तक ये दवाई या पूरी उम्र भर ये दवाई लेनी पड़ेगी या हमारी जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है या नहीं। तो इसका उत्तर जो जहाँ तक अभी तक हमारे पास जो भी एविडेंस अवेलेबल है, उस हिसाब से अभी तक अस्थमा का कोई पूरे तरीके से इलाज करने की कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अस्थमा का अभी पूरे तरीके से इलाज नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं जिससे हम इसकी जो सिम्पटम्स हैं, इसके लक्षण हैं, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल एक ज़िंदगी जी सकता है। बहुत सारे हमने देखा है कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को भी अस्थमा है। जो फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स और पर्सन्स हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर भी हैं, उनका इतना फास्ट बॉलर था, उनको भी अस्थमा था। जी, बिल्कुल जी, सही। जी। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स भी ऐसे हैं जिनको अस्थमा है, लेकिन वो भी अपने इतने अच्छे तरीके से दवाइयाँ लेके वो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो हमें उनका उदाहरण लेके ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर वो अपनी बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं, तो नॉर्मल लोग भी बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी दवाइयाँ पूरे तरीके से अच्छे से लेके। और अ इसके अलावा जैसे इस चीज़ पे भी ये निर्भर करता है कि किस उम्र में अस्थमा शुरू हुआ है और वो जब शुरू हुआ था तो वो कितना गंभीर था। तो ज़्यादातर बच्चे जिनमें 6 साल की उम्र से पहले अगर अस्थमा की शुरुआत होती है, तो उनको हम अस्थमा ऐसे लेबल नहीं करते हैं। उनमें क्योंकि 6 साल से छोटे बच्चों में इन जो भी ये लक्षण हैं सूखी खाँसी बार-बार होने के और सीटी जैसी आवाज़ आने के, उनके बहुत सारे और भी कारण होते हैं अस्थमा के अलावा। तो लेकिन अगर उन बच्चों में जैसे फैमिली में किसी को अस्थमा है या उनको और एलर्जी है, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको 6 साल की उम्र के बाद भी अस्थमा रह सकता है। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 6 साल की उम्र तक ये सारे सिम्पटम्स ठीक हो जाते हैं और उनको दोबारा कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती है। पर जिन बच्चों को 6 साल के बाद ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, तो उनके चांसेस रहते हैं कि वो पूरी उम्र भर ही उनके ये बीमारी चलेगी। साथ में रहे। तो और दूसरा ये डॉक्टर है जी, जी, जी कि डॉक्टर साहब जी, प्लीज़। जी। अगर उनका पहला ही अटैक बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ हो, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी हो, आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी हो, तो ऐसे बच्चों को भी पूरी उम्र भर ही ऐसे सिम्पटम्स होते हैं। होते रहते हैं। डॉक्टर सुमित्रा जी समय चाहे ज़्यादा आपका मैं ले रहा हूँ पर एक और आखिर में बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। भारत सरकार ने भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। अक्सर
विज्ञापनों की भरमार होती है और विज्ञापन से लोग जो हैं प्रभावित हो जाते हैं। कोई कहता है आयुर्वेदा, कोई कहता है उसे दूसरे से, कोई कहता है मछली ट्रीटमेंट से। क्या सचमुच ये मिथ है? और क्योंकि सरकार ने इस पर कोई अभी पूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया, बट बीइंग ए योग्य डॉक्टर अस्थमा के इस रोग बच्चों में, क्या डॉक्टर साहब इनमें कोई वाकई हकीकत है, ये मिथ है या अफवाह है कि वो ले लीजिए, देसी इलाज करा लीजिए, उससे अस्थमा रुक सकता है? देखिए आजकल ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है कि एलोपैथी के अलावा भी लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूँढते हैं, जिनमें स्पेशली आयुर्वेदा, होम्योपैथी ये सब बहुत जी। कॉमन है। पर जहाँ तक हमारे पास अभी तक जो भी अवेलेबल एविडेंस है, उसमें ये नहीं प्रूव हुआ है कि आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अस्थमा के लिए इलाज मतलब उसमें इलाज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे हिसाब से अभी तक उन चीज़ों को हम नहीं रिकमेंड करते हैं। दूसरा है कि जो फ़िश ट्रीटमेंट है या मछली से ट्रीटमेंट जो कि हैदराबाद में बहुत कॉमनली दिया जाता है, तो उसका भी एज़ सच कोई एविडेंस नहीं है कि एविडेंस हम नहीं। उसे भी यूज़ कर पाएँ। तो बेसिकली अभी तक जो भी गाइडलाइंस कहती हैं कि हमें इन्हेलर स्पेशली जो प्रिवेंटर या कंट्रोलर इन्हेलर होता है, वही लगातार रूप से देना है ताकि जो फेफड़ों की जो नलियाँ हैं, उनकी सूजन कम हो पाए और बच्चे के जो दौरे होने के चांसेस होते हैं, अस्थमा के दौरे होने के चांसेस होते हैं, वो काफ़ी हद तक उस चीज़ से कम हो पाते हैं। तो इसलिए उसे रेगुलरली लेना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा बिल्कुल बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी ज़िंदगी अपनी जी पाए। डॉक्टर स्मृति गुप्ता जी, दिल से आपका धन्यवाद और साथ में धन्यवाद डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी को, जिनकी कमान में इतना कुछ हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इलाज भी होगा। आपने समय दिया तभी मीडिया को सीधे प्रसारण में निश्चित तौर पर इसका अच्छा लाभ जो है दर्शकों ने उठाया होगा। आपका धन्यवाद देते हुए दर्शकों आपसे भी इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर स्मृति गुप्ता। थैंक यू। थैंक यू।